Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So today we are starting yet another part 5. ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. पार्ट 2 इज रिगार्डिंग सिटीजनशिप. पार्ट 3 इज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स. Part 4 is regarding DPSP, Directive Principle of State Policy. Part 4A is regarding fundamental duties, and now we are jumping to Part 5, that is Union Executive. Understood? And the first Union Executive that we will be studying is President. So first, according to our Constitution, who are called Union Executive? So it contains President, Vice President, our Prime Minister, the Council which is aiding the Prime Minister, that is Council of Ministers, and Attorney General, who is like the legal officer of Government of India. हम जितने भी केसेस सुनते हैं कि गवर्नमेंट पे ये केस चल रहा है, कोई बड़ी कॉरपोरेट ने गवर्नमेंट पे ये केस कर दिया है, या टर्म्स लाइक दिस जैसे सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो जो ये यूनियन ऑफ इंडिया है इन केसेस में, सो दिस अटॉर्नी जनरल इज रिप्रेजेंटिंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कोर्ट्स. ठीक है, सो ये लीगल ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. So Union Executive includes President, Vice President, Prime Minister, Council of Minister and Attorney General. And Part 5 is Union Executive. ठीक है. So we are covering our first Union Executive, that is President. So we all know President is the first citizen of India. President is also the nominal head, or he is acquiring the supreme post in India. ठीक है. तो ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें हैं. तो ये नॉमिनल हेड हैं, तो रियल हेड कौन से है? एग्जीक्यूटिव हेड इज अवर प्राइम मिनिस्टर. इन माय बेसिक क्लासेस आई हैव टोल्ड यू दैट देर आर टू हेड्स. वन इज नॉमिनल, हु इज ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑफ स्टेट. स्टेट मतलब इंडिया का. और दूसरे होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, हु इज नन अदर देन अवर प्राइम मिनिस्टर. आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, सो बियर विद मी. सो इलेक्शंस. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इट्स इलेक्टोरल कॉलेज. सो दिस पर्टिकुलर फ्रेज हैज बीन यूज्ड कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. नाउ whom are there in this particular electoral college? So these all include or consist of electoral college. ये इलेक्टेड बड़ा सा लिखा है, मतलब इन सब पे प्लस का साइन है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. इट मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आवर पार्लियामेंट, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ नॉमिनेटेड भी तो होते हैं, 12 in Rajya Sabha and now repealed, but prior to this particular amendment 2 members of Anglo-Indians in Lok Sabha, है ना. So elected members of parliament will have a say in the election of president. Then elected members of legislative assemblies, which means the lower house of the state legislature. Remember, there is no involvement of upper house of स्टेट लेजिस्लेचर. बट क्यों है ऐसा?
ये रीज़न आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप याद रखो कि देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर हाउस इन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? आई हैव टोल्ड यू इन बेसिक क्लासेस ओनली 6 states have the legislative council because it is a secondary house. So in the discretion of particular state or specific state, the particular state has the discretion to form this upper house or not. So only 6 states have upper houses. अगर हमने यहाँ include कर दिया वो upper houses भी, तो there is a disparity between different states, है ना. जिन 6 states के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उनका ज़्यादा से हो जाएगा इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट. तो ये इनइक्वालिटी नहीं चाहिए हमें, समझ रहे हो. तो डेट्स वाई ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द स्टेट्स, प्लस यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. वाई? क्योंकि इन्हीं दिल्ली और पुडुचेरी का ही लेजिस्लेचर हाउस है ना. तो इसीलिए इन दोनों का भी लेजिस्लेटिव हाउसेस इसमें इंक्लूड होगा, दिल्ली और पुडुचेरी का बस. तो ये सब मिलके नॉमिनेट तो नहीं, इलेक्ट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को. कैसे इलेक्ट करेंगे? सो द नेचर ऑफ द इलेक्शन विल बी, president will be elected by direct proportional or directly proportional through single transferable vote system and the voting will be held via secret ballot. अब इसका मतलब क्या है? These two terms we will explain them in the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चैप्टर और इलेक्शंस ऑफ इंडिया चैप्टर. बट मैं यहाँ आपको इसेंस बता देता हूँ क्या है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स इन प्रोपोर्शन टू द ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ठीक है, ये बस एग्जाम्पल समझिए. आई एम नॉट टेलिंग यू द ग्राउंड रियलिटी. डिफरेंट पार्टीज है, वैसे ग्राउंड रियलिटी भी यही है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है. वी हैव डिफरेंट पार्टीज इन अवर लेजिस्लेटिव हाउसेस. सो दीज पार्टी मेंबर्स आर डिफरेंट इन नंबर, है ना. किसी के कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, तभी तो लेजिस्लेचर में कोई पार्टी जीतेगी, अपनी सरकार बनाएगी, कोई पार्टी अपोजिशन में खड़ी रहेगी, और बहुत सारी और भी पार्टी होंगी जिनको अदर्स भी बोला जाता है. सो मान लीजिए पार्टी ए है, उसके हैं 59 मेंबर्स. जो पार्टी बी है उसके हैं 11. जो सी प्लस डी और ई जितने भी मान लो इसके हैं 9 मेंबर्स. सो इन प्रोपोर्शन टू देयर स्ट्रेंथ इन द हाउस देयर सीट्स विल बी एलोकेटेड. इसको मान लीजिए सबसे ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी, तो मान लीजिए आप 50% मान लीजिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. इसकी 11 है तो इसको मान लीजिए 13% मिल जाएगी. इसकी 9 है तो मान लीजिए 9% मिल जाएगी. सो लाइक दीज द वोटिंग मेंबर्स और वोटिंग राइट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. नाउ सेकंड, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब देखिए, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी बेस्ड वोटिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सिंगल वोट नहीं है, रादर यू हैव अ ट्रांसफरेबल वोट. कैसे? अगर ए बी सी these 3 are running the election of president. ठीक है. now I am the elector, I am one of the elected member of किसी में भी. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, मेरे को बोला जाएगा सर आप अपने जो भी फर्स्ट चॉइस है सबसे पहले उसको वोट दीजिए. मैंने दिया बी को. अब बोलेंगे सर इफ दिस बी इज आउट ऑफ द रेस, तो आप किसको प्रेसिडेंट देखना चाहेंगे? इट मीन्स आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी था वो तो अब रेस में रहा नहीं सर, ऐसा मान लीजिए आप इन फ्यूचर. तो ए और सी में से आप किसको देखना चाहेंगे? मैं बोलूँगा सर मैं सी को देखना चाहूँगा. फिर बोलता है ओके, तो मतलब थर्ड प्रायोरिटी आपकी ए है.
तो नाउ एज दिस पर्टिकुलर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विल गो फर्दर while the election of president is taking place। तो सबसे पहले पर्चियाँ निकलेंगी कि ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले, बी को इन द फर्स्ट प्रायोरिटी, या सी को। मान लीजिए बी को निकले तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी काम आ गई, है ना। तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी की ज़रूरत नहीं है, थर्ड प्रायोरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी हमारा, बी हमारा है रेस में। मान लीजिए ए जीत गया, फिर क्या होगा, ए जीत नहीं गया मतलब जीत रहा है, हम पूरा अच्छे से समझेंगे इन द इलेक्शंस ऑफ इंडिया, बस इसेंस समझिए। तो ए जीत रहा है तो मतलब हमारा जो बी का जो है फर्स्ट प्रायोरिटी, बी इज आउट ऑफ द रेस, बी हट गया भी रेस से। क्यों? क्योंकि ए बहुत मात्रा से जीत रहा है और देन जीत रहा है सी, एंड बी इज कमिंग लास्ट इन द काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो हमारा ये जो पर्टिकुलर प्रायोरिटी है, अब जब नेक्स्ट राउंड के इलेक्शन होंगे बिटवीन ए एंड सी, तो हमारा वोट चले जाएगा अपने आप सी को। इट मीन्स अवर वोट इज नॉट वेस्टेड हेयर, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ इलेक्शन। समझ में आ गया? दैट इज वाई कॉल्ड इट इज सिंगल, वी हैव अ सिंगल वोट बट द वोट इज ट्रांसफरेबल, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको बता दिया कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसके जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी उसी के प्रोपोर्शन में उसे वोटिंग राइट्स भी दी जाएंगी उतनी। सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ये सब रहेंगे उसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एंड द वोटिंग विल बी हेल्ड बाय अ सीक्रेट बैलेट। मतलब if a MP has given vote to A, so none of the other members will come to know that who has given vote to A। किसी को भी एक दूसरे का वोट का पता नहीं चलेगा, ये है सीक्रेट बैलेट। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? इजी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 ईयर्स ओल्ड। किसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए? टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंट, द फ्यूचर प्रेसिडेंट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, एंड लास्ट इज अदर प्रोविजंस, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए जाएंगे फ्रॉम टाइम एंड देन। और इसमें एक पर्टिकुलर क्या है कि ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो भी एक है इसमें। द पर्सन हु इज रनिंग फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज टू बी सब्सक्राइब्ड बाई 50 वोटर्स प्लस 50 सेकेंडर्स। इट मीन्स इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने ये बता दिया ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका करवाता है। स्टेट और स्टेट से ऊपर लेवल कितने भी इलेक्शंस हैं, दैट टू बी कंडक्टेड बाय नन अदर देन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आई थिंक आर्टिकल 324 to 29 है शायद से। ठीक है, सो द ECI wants to know who is the serious candidate or not। ठीक है, तो 50 वोटर्स जो उन्हें डायरेक्टली वोट करना चाहते हैं, अगर ये पर्टिकुलर ए, if this particular A is running the presidential election, so ECI wants to confirm that it has the majority, that not majority but A has a chance, a probability to win these elections। so ECI wants to know for sure। तो वो 50 वोटर्स और 50 सेकेंडर्स को बोलती है कि आप इन्हें अपना ओथ सब्सक्राइब कीजिए, ओथ तो नहीं पर एक वोट सब्सक्राइब कीजिए। इट मीन्स अपनी जुबान दीजिए 50 वोटर्स एंड 50 सेकेंडर्स। सेकेंडर्स मतलब ओनली इसको बैकिंग करने के लिए कि अगर ये हट गए तो ये तो है ही है। ठीक है, तो बस अपनी जुबान दीजिए कि ए को आप वोट देंगे, ऐसे समझ लीजिए आप इसे।
और फिर वो ये तो पूछा नहीं जाएगा, पर आरबीआई को 15,000 सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करवाना पड़ता है। क्यों? टू रिमूव नॉन सीरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, अगर आपको बहुत ही कम वोट मिला है, सो दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड टू यू। अंडरस्टूड? ओथ अंडर आर्टिकल 60 किसके द्वारा दी जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अंडरस्टूड? और सीजीआई को कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो किसको देगा रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वैकेंसी बचा है। सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये भी तो नहीं बताया आपको कि कितने ईयर की टर्म रहती है। सो प्रेसिडेंट हैज़ अ टर्म ऑफ 5 ईयर, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो 5 साल तक ही रहे। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो ही कैन रिजाइन एंड गिव हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। या उसकी अनटाइमली डेथ हो गई तो तब भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। एंड इफ बियॉन्ड दिस 5 ईयर्स, मान लीजिए प्रेसिडेंट जो नया चुन के आने वाला है उसके इलेक्शंस पेंडिंग है या कुछ भी हिसाब से देरी लग रही है, सो इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दिस प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू। सो इट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट गेट एन ऑप्शन टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन विच केस इफ दिस 5 ईयर टेन्योर, इसमें क्या हुआ, हमारे प्रेसिडेंट साहब की जो अगले आने वाले हैं उनके इलेक्शंस हेल्ड नहीं हुए। ठीक है, सो इफ दिस 5 ईयर टर्म केस इज देयर, आई हैव रिटन 2 केसेस, इमरजेंसी एंड 5 ईयर टर्म। सो इफ दिस 5 ईयर टेन्योर हैज बीन ओवर, तो क्या होगा, हमारे प्रेसिडेंट की इलेक्शन, पहली बात तो ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को has to conduct these particular presidential elections before the expiry of 5 term. Understood? But मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर 5 टर्म ओवर होने से पहले उन्होंने करवा दिया इलेक्शन, बट ड्यू टू समथिंग वो इलेक्शन थोड़े से डिले हुए, तो प्रेसिडेंट कैन extend his term beyond 5 years and vice president will not get a chance in any case in this first condition. ठीक है, या तो एक और चीज़ मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए नए वाले प्रेसिडेंट के, और वो ड्यू टू सम कंडीशंस ही इज़ नॉट एबल टू ऑक्यूपाई हिज प्रेसिडेंशियल ऑफिस। क्यों? क्योंकि इल है ये प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इल है तो प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करेंगे अंटिल हिज सक्सेसर विल अज्यूम हिज ऑफिस। ठीक है, सो वीपी विल नॉट गेट अ चांस इन हेयर एंड द न्यू प्रेसिडेंट विच इज इलेक्टेड वो भी अपनी पूरी 5 ईयर टेन्योर लेगा। दिस इज कॉन्स्टेंट इन सेकेंड केस ऑल्सो। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी कैसे आएगी? ड्यू टू डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। इल है प्रेसिडेंट तो अनटाइमली डेथ हो गई तो क्या होगा? वेकेंट हो गया हाउस ऑफिस, कैसे होगा? उनको निकाल दिया गया, इम्पीचमेंट हो गई है, जो हम अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं, इम्पीचमेंट हो गई उनकी। सो द ऑफिस इज वेकेंट। सो इन दिस केस आपको किसको बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस? आपको मतलब ईसीआई को विद इन 6 months of the date of vacancy. It means if today the vacancy has been occurred in the presidential office, then from today within 6 months election commission of India has to conduct the election of president. Understood? और तब तक के लिए ये जो वैकेंसी है ऑफिस में, ये कौन फुलफिल करेगा? आवर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है,
एंड वाइस प्रेसिडेंट व्हाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट विल ऑल्सो टेक द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जब नया प्रेसिडेंट चुन के आ जाएगा तो वो वापस अपनी 5 ईयर टर्म करेगा। डजेंट मैटर ये जो प्रेसिडेंट पहले वाले थे इनकी अनटाइमली डेथ हो गई 5 साल से पहले या इनको इम्पीच कर दिया गया, डजेंट मैटर, द न्यू सक्सेसर विल अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द 5 ईयर फुल टर्म। तो ये कांस्टेंट है, यहाँ वीपी का रोल होगा बट इन द एक्सपायरेशन ऑफ 5 टर्म एंड प्रेसिडेंट इज स्टिल देयर, तो प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करेगा इन एनी केस एंड वीपी विल नॉट गेट अ चांस। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट द वैकेंसी। नाउ वी विल कम टू अवर इम्पीचमेंट पार्ट। उससे पहले मैंने आपको ये बता दिया 5 ईयर टर्म का है इसका। प्रेसिडेंट को कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं बिकॉज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पूरे इंडिया को। सो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी डन। कब? जब वो अपने ऑफिस में है 5 साल की टर्म तक। इफ यू वॉन्ट टू sue president in a civil case, so 2 months notice should be given। ठीक है, अगर वो कहीं मीटिंग में है बाहर हमारे देश के, बुल्गारिया में है, स्कैंडिनेवियन कोई कंट्री में है, वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं एंड कोई हमारा दूत गया डिप्लोमेट और बोला कि सर आपके ऊपर तो सिविल चार्जेस हैं और अभी आपको कोर्ट चलना पड़ेगा, तो बेइज्जती हो जाएगी उसकी नहीं, इंडिया के पूरे। So 2 months prior notice should be given to the president to instill a civil case against him. So these some kind of immunities have been given to president. Now we will come to impeachment of our president. आप ये देख पा रहे हो, अभी अभी हमने प्रेसिडेंट साहब को प्रेसिडेंटशिप दी अंडर आर्टिकल 60 और इम्पीचमेंट अगले ही आर्टिकल में कर दिया। सो कितनी बेइज्जती कर रहे हैं, है ना। इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट विथ चार्जेस अगेंस्ट अवर प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्या चार्जेस है? एक ही ग्राउंड दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वायलेशन of constitution, and this particular violation of constitution is not defined in constitution itself। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेग टर्म है। ग्राउंड एक ही है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, डेट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चार्जेस अगेंस्ट प्रेसिडेंट, एक पर्टिकुलर शीट बनाई जाएगी, उसमें लिखा जाएगा वी वांट टू इम्पीच प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, दीज आर द चार्जेस डेट आर रिजल्टिंग इनटू द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन or acts performed by the president which are amounting to the violation of constitution. These particular charges will be signed by 1/4 of the members of houses। ठीक है, जिस भी हाउस में ये हमको स्टार्ट करनी है दिस प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो इससे हमें समझ आता है कि कोई भी लोकसभा और राज्यसभा कोई भी हाउस में वी कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। उस हाउस के 1/4 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। क्यों? टू एडमिट दिस रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट। और उसके बाद 14 days नोटिस विल बी गिवन टू द प्रेसिडेंट कि आपके पास ये 14 days है, हमने आप पे ये चार्जेस किए हैं, आप आइए और अपने आप को डिफेंड कर लीजिए अगर करना है तो। आफ्टर 14 days, एक्सपायरेशन ऑफ 14 days, मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो विद 2/3 membership of total members of house, this is kind of extreme majority which we have to attain। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी मेजॉरिटी कहीं नहीं है, बस यही है 2/3 of the membership of the total strength of the houses। in 368 we have 2/3 of the members present and voting। और मैं एक आपको बताना भूल गया था बट आई हैव इंक्लूडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। तो 368 में है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एज वेल एज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये है 368 में। अंडर आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट द टफेस्ट मेजॉरिटी हैज बीन गिवन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और ये बस चाहिए हमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और कहीं नहीं। अंडरस्टूड? जैसे ही ये यहाँ पास हो जाएगा,
So it will go to second house, that is Rajya Sabha. Rajya Sabha will act as an investigating house. The proposal has been produced before Lok Sabha first, but the other house, the Rajya Sabha, is acting as the investigating house. And if this finds to be true that the charges against the president are true, भाई हम सबको एक बार बोलने का मौका देते हैं. So while this particular Rajya Sabha is acting as investigating house, तो यहाँ प्रेसिडेंट को बोलने का मौका, अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी दिया जाएगा. अगर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो वापस 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एंड देन द president stands impeached. So this is the whole process. Absorb this. So we have covered all this. अच्छा, आपने यहाँ एक चीज नोटिस की in this particular impeachment process. In the election of president, we have included the states. क्यों? क्योंकि president is the first citizen of India and the nominal head of Indian state. इंडिया में दो चीज़ आती हैं, एक सेंटर और एक सारे स्टेट्स. It means president is head of states, all states, and head of India also. That's why the president is like a federal feature. तभी हमने पढ़ा था कि for the अमेंडमेंट ऑफ 54 एंड 55 आर्टिकल बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव टू कम टुगेदर. तो ऐसे लिंक अप करिए, ठीक है. सो दैट्स वाई इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वी हैव इंक्लूडेड द स्टेट्स, बट इन द रिमूवल और इम्पीचमेंट द गुड वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. और किसी का इम्पीचमेंट नहीं होता. हालांकि जजेस में भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है, बट द फॉर्मल टर्म फॉर इम्पीचमेंट हैज टू बी done in case of president. ठीक है. So in impeachment we are not including the states. This is the first point. And the second point is in the elections we have included the elected members of all the houses which we have seen. But in this impeachment process, the nominated as well as elected, all the members of the parliament only, not state legislatures, all the members of the parliament took part in it. So these are the two differences between impeachment and election of president. ठीक है. What are the executive functions of president? So there are numerous executive functions like appointment of members of UPSC, Finance Commission under Article 280A, then Election Commission of India, then appointment of Attorney General and to fix his remuneration और returner बोलते हैं. PM and COM को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब. Also, he appoints the जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. पर ये जुडिशियल फंक्शन में भी पढ़ सकते हैं, बट आप यहाँ भी लिख लीजिए क्योंकि अच्छे हो जाएगा नाम याद करने के लिए कि सारे एक ही जगह लिखे हैं. देन इंटरस्टेट काउंसिल हमने पढ़ा था 263 में. कौन गठित करता है? यही करते हैं भाई साहब, प्रेसिडेंट ही हमारे. फिर कोई भी स्केड्यूल या ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना है तो कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे. कोई भी ऑफिसर डिक्लेयर करना है या नॉमिनेट करना है टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय SC एंड ST, कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे. सो दीज आर ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो अभी तक इतना ही रखते हैं क्लास में. इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट वेरियस अदर रिगार्डिंग टू द आर्म्ड फोर्सेज, देन जुडिशियल पावर्स, वीटो पावर्स, पार्डनिंग पावर्स, दिस पावर दैट पावर. तो सारी पावर प्रेसिडेंट की पढ़ेंगे. अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.